ब्लैकबीयर्ड ज़बैक का बेटा है एंड इट्स फाइनली कंफर्म्ड। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये कंफर्म करती हैं कि ज़बैक की कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पीपल्स ड्रीम हैव नो एंड। एंड ज़बैक की विल को, उसकी ड्रीम को पूरा करने की जिम्मेदारी टीच ने अपने कंधों पर ली है। ब्लैकबीयर्ड काफी समय से एक सस्पिशियस पर्सन रहा है। उसकी शुरुआती कहानी से लेकर अंत तक उसके रियल गोल का ना कोई पता लगा पाया है एंड ना कोई पता लगा पाएगा। बट देयर इज ऑलवेज समथिंग इन बीबीज माइंड जो वो अचीव करना चाहता है। देखो, ज़बैक ब्लैकबीयर्ड के रिलेशनशिप को जानने से पहले हमें ज़बैक के बारे में जानना होगा। वो एक्चुअली क्या अचीव करना चाहता था एंड उसके एम में रुकावट कैसे आई। एंड इसी सीन में हम ब्लैकबीयर्ड कैसे जन्मा एंड उसका मोटिव अपने ही डैड ज़बैक जैसा कैसे हो गया, ये भी जानेंगे। ज़बैक इज ट्रूली मैग्निफिसेंट पायरेट, जिसका पूरा नाम रॉक्स डी ज़बैक है। ही ऑल्सो हैव द इनिशियल डी इन हिज नेम। डीक्लेन हमेशा से ही मरीन्स की स्वॉन एनिमीज रही है, बट डीक्लेन ऑप्टिमिस्टिक भी रही है। वो गवर्नमेंट के ही एनिमीज रहे थे, बट ज़बैक के केस में टोटली ऑपोजिट था। वो ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि उनके स्लेव्स एंड इवन आम आदमियों को भी अपना एनिमी समझता था। उसका एम था टू रूल ओवर द वर्ल्ड एंड वांट टू बिकम किंग ऑफ द वर्ल्ड, जो रॉजर से एंटायरली डिफरेंट था। किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ल्ड की सो कॉल्ड जस्टिस बन चुकी है एंड अगर वर्ल्ड पर रूल करना ही है तो उन्हें सबसे पहले इस गवर्नमेंट को ही हटाना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई ज़बैक डिसाइड करता है कि वो रैबिट हंटिंग प्रोग्राम के दौरान अपना प्लान एग्जीक्यूट करेगा। रैबिट हंटिंग प्रोग्राम इतना ज़्यादा मैस्ड अप हो गया था जिसे आगे चलकर गॉड्स वैली इंसिडेंट नाम दिया गया। रॉक्स डी ज़बैक कोई आम पायरेट नहीं था। उसकी टीम में फॉर्मर योंकोस जैसे काइडो, लिन, व्हाइटबियर्ड एके एडवर्ड न्यूगेट जैसे क्रूमेट्स थे। एंड दे डिसाइडेड कि गॉड वैली में आए कैलिस्ट्रेल ड्रैगन्स को जाके वो खत्म कर देंगे। एंड दैट्स हाउ दे एस्टेब्लिश्ड देयर न्यू एम्पायर। बट वी ऑल्सो नो कि रॉक्स के मोटिव को खराब करने गार्प एंड रॉजर की कंबाइंड क्रू गॉड्स वैली में आ जाती है एंड देन दे किल्ड रॉक्स डी ज़बैक। एंड उसकी डेथ के साथ ही कहीं ना कहीं उसके सपने उसी के साथ मारे जाते हैं। बट ऐसा नहीं था, बिकॉज वंस अगेन पीपल्स ड्रीम हैव नो एंड। देखो, रिसेंट चैप्टर में हमें ये देखने को मिला कि उस दिन गॉड्स वैली में फिगार्ल एंड गार्लिंग जो गॉड्स नाइट है वो भी रैबिट हंटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है। एंड जैसा कि मैंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि इसी दौरान सैंक्स एंड सैमरॉक भी इसी आइलैंड पर थे। अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके तुम उस वीडियो को चेक कर सकते हो। सो इसी दौरान ज़बैक भी अपने बेटे ब्लैकबीयर्ड को गॉड्स वैली में लेकर आया था। एंड एज वी नो कि इसी आर्क के दौरान ज़बैक मारा गया, तो ब्लैकबीयर्ड एज ए स्मॉल चाइल्ड अकेला पड़ गया। देखो, अगर हम अप्रॉक्स टाइम निकालें तो उस टाइम पर ज़बैक कुछ 38 साल का रहा होगा एंड करंटली टीच 40 साल का है। तो कहीं ना कहीं गॉड्स वैली आर्क के दौरान टीच 2 साल का रहा होगा एंड 2 साल के बच्चे का अपने आप से चल पाना इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। देखो, गॉड्स वैली इंसिडेंट में केवल ज़बैक ही मारा गया था, बट रॉक पायरेट्स की क्रू अभी भी जिंदा थी एंड इसी क्रू के किसी पर्सन ने टीच को अपने साथ रखने का फैसला किया ताकि उनके कैप्टन की लेगेसी बनी रहे, उनका वॉइस आगे चलकर उनके एम्बिशंस को पूरा करे। इवन अगर तुम देखो तो सैम रॉक जब 5 एल्डर्स से बात करने आता है तब सेंट जय ग्रासिया ब्लैकबीयर्ड की लेगेसी को मेंशन करता है। इवन ब्लैकबीयर्ड उस हद तक का टेरर पैदा कर सकता है कि खुद ईमू भी उसके एम्बिशंस को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। एंड इस पैनल में ये तुम क्लियरली देख सकते हो कि ईमू ब्लैकबीयर्ड को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है जो हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। अब टीच बड़ा होने लगा था एंड जो पर्सन उसकी देखभाल कर रहा था उसने उसके डैड ज़बैक की सच्चाई और छिपाने की कोशिश नहीं करी। उसने सही समय देखकर टीच को गॉड्स वैली में हुई घटना की पूरी जानकारी दी। टीच के मन में ये बात रह रहकर उठने लगी कि उसके फादर के एम्बिशंस कभी भी पूरे नहीं हुए। इवन उनको जिन्होंने मारा उनका बदला लेना भी टीच की जिम्मेदारी बन चुकी थी। देखो, माना जाता है कि टीच किसी स्नोई आइलैंड में रहा करता था जहां उसने ऐसे मशरूम्स खाए जिनसे उससे रात को भी नींद नहीं आती थी। देखो, ज़बैक की पावर स्टिल एक मिस्ट्री है, बट इन माई ओपिनियन उस पर यामी यामी नो मी यानी डार्क फ्रूट की पावर थी। इस फ्रूट की वैसे तो कई सारी पावर्स हैं, बट इसकी सबसे तगड़ी इफेक्टिवनेस थी ये फ्रूट किसी भी डेविल फ्रूट यूजर की पावर को न्यूट्रलाइज कर सकता था। बट रॉक्स के सामने 2 ऐसे ओपोनेंट थे जिन पर किसी भी टाइप की डेविल फ्रूट पावर नहीं थी। गार्प एंड रॉजर दोनों ही तगड़े हाकी यूजर थे एंड इन माई ओपिनियन यही वजह थी कि गवर्नमेंट ने रॉक्स के सामने नॉन डेविल फ्रूट यूजर को लड़ने भेजा एंड इवेंचुअली ज़बैक मारा गया। ज़बैक के मरते ही उसका डेविल फ्रूट रीइंकार्नेट हुआ एंड उस डेविल फ्रूट को और कोई नहीं रॉक्स पायरेट का मेंबर व्हाइटबियर्ड अपने साथ ले गया। एंड नाउ टीच को उस पर्सन ने उसके फादर के डेविल फ्रूट की जानकारी दी होगी जो कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। एंड उसी दिन से टीच के मन में उस डेविल फ्रूट को हासिल करने की इच्छा जाग जाती है। पहला तो वो उसके डैड का डेविल फ्रूट था
एंड दूसरा इस डेविल फ्रूट की पावर। ये दोनों ही चीजें टीच को एनकरेज करती है टू अटेन व्हाट ही ट्रूली नीड्स। एंड अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए टीच अपनों को मारने से भी नहीं चूकता। वो उसी दिन उस पर्सन को मार देता है जिसने उसे ये सब जानकारी दी। बट टीच नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि वो ज़बैक का बेटा है, वरना उसके एम्बिशंस पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी के बाद एक आइलैंड स्पिनिक्स पर जब व्हाइट बियर्ड लैंड हुआ, उसे दौरान से टीच का प्लान स्टार्ट हुआ। टीच व्हाइट बियर्ड को इमोशनली ब्लैकमेल कर उनके क्रू को ज्वाइन कर लेता है। एंड इवन वी नो कि न्यूगेट इज सो ऑप्टिमिस्टिक, वो भले ही टीच को देखते ही पहचान गया होगा कि इस बच्चे की एम्बिशंस ठीक नहीं है, बट एज ए गुड फादर उसका जो बच्चा सही राह पर नहीं है उसे ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। एक बाप के लिए उसके सभी बच्चे एक जैसे ही हैं। अब टीच व्हाइट बियर्ड की टीम ज्वाइन कर चुका था एंड अब उसकी नजर थी डार्क डेविल फ्रूट पर एंड ही नोज वो डेविल फ्रूट इसी से पर है। टीच ने सही समय का मौका देखकर ताज नाम के पर्सन को मारकर वो डेविल फ्रूट अटेन किया एंड देन उसे डिवोर करके वो उस डेविल फ्रूट का यूजर बन गया। देखो, अब ज़बैक की क्रू कुछ सबसे ताकतवर लोगों की क्रू थी एंड दे आर ऑल सॉल्टेड बाय लूफी। बट ब्लैकबियर्ड स्टिल वांट्स देयर पावर बिकॉज उसके डैड के सपने के साथ ही उनके क्रूमेट्स भी थे। बट ब्लैकबियर्ड इतना लकी नहीं था। वो अपनी क्रू के मेंबर्स को वही पावर देना चाहता था जो एक समय पर रॉक्सली ज़बैक के पास थी। लेकिन इस समय तक काइडो एंड बिग मॉम एक योंको बन चुके थे एंड उन्हें मारकर उनके डेविल फ्रूट यूज करना इज नियरली इम्पॉसिबल। बट ये ही चीज न्यूगेट के केस में बिल्कुल ही अलग थी। वो अपने बेटों को अपनी जान से भी बढ़कर मानता था। इसलिए टीच ने एक मास्टर प्लान रेडी किया कि वो कैसे भी करके व्हाइट बियर्ड एंड मरीन्स के बीच में फाइट करवा देगा। इसमें टीच के दो मोटिव्स एक साथ पूरे हो जाएंगे। देखो, इतना तो हम जानते ही हैं कि ज़बैक को गार्प एंड रॉजर ने मारा था। अब एक बेटा अपने बाप का बदला कैसे ना लेता। इस टाइम तक रॉजर का एग्जीक्यूशन भी हो चुका था, बट ही नोज कि एस किसका बेटा है बिकॉज एस भी व्हाइट बियर्ड की क्रू का ही मेंबर था। उनकी बॉन्डिंग भले ही अच्छी नहीं थी, पर एक ही शिप के क्रू मेंबर होने के नाते कहीं ना कहीं वो ये बात जानते ही थे कि एस की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। नाउ बाप का बदला बेटे से। रॉजर ने ज़बैक को मारा, वहीं टीच ने एस को। ऑब्वियसली टीच एंड एस की फाइट पहले से ही प्री प्लान थी। इवन एस टीच का कमांडर था, सो ही नोस कि अपने पॉप्स की रेपुटेशन के लिए उससे फाइट करने वो जरूर आएगा। टीच भले ही रेकलेस एंड कावर्ड लगता है, बट उसने अपना मोटिव पूरा किया। उसने एस से फाइट करके उसे हराया, लेकिन उसे मारना सही नहीं था। अगर एस को उसने मारा तो व्हाइट बियर्ड क्लियरली उससे फाइट करने आता। ऐसे में टीच ने उसे नेवी को हैंड ओवर कर दिया। देन यू नो मरीन फोर्ड आर्क में क्या हुआ। व्हाइट बियर्ड एंड एस दोनों ही मारे गए। देखो व्हाइट बियर्ड का मरना भी काफी जरूरी था। पहला तो टीच ने व्हाइट बियर्ड को बीट्रे किया एंड उसका भरोसा तोड़ा। देन उसने एस को हार्म करके नेवी को ऑफर कर दिया। ऐसे में ब्लैक बियर्ड कतई ज़बैक की तरह व्हाइट बियर्ड को अपनी क्रू ज्वाइन नहीं करवा सकता था। लेकिन एक लेजेंडरी क्रू के सपने को फिर से लाने के लिए उस क्रू की डेविल फ्रूट पावर तो उस पर होनी ही चाहिए एंड इसीलिए व्हाइट बियर्ड को मारना जरूरी था। देखो, ये सीन है जहाँ क्रोकोडाइल टीच के एम्बिशन समझ जाता है। पहले तो उसने वॉरलॉर्ड की पोजीशन को अटेन किया ताकि वो इंपेयर डाउन में एंटर कर सके एंड देन उसने वहां के चुनिंदा प्रिजनर्स को अपनी टीम में लाकर वॉरलॉर्ड की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। एंड इसी दौरान तक टीच अपना रियल प्लान क्रोकोडाइल को बताने वाला था। वो अलग बात है कि क्रोकोडाइल उसके प्लान को सुनने से इनकार कर देता है, लेकिन उसका रियल प्लान हम जानते हैं, टू बी किंग ऑफ द वर्ल्ड। उसने ये चीज करके एक बार फिर एक बीट्रेयल को दिखाया और इस बार उसने अपना बीट्रेयल गवर्नमेंट के खिलाफ दिया। देखो, टीच काफी ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, बट उसकी सबसे बड़ी कमी है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। अब हम ये तो जानते ही हैं कि टीच ने अपना बेस हाचिनोसु को बनाया था एंड यही सेम चीज ज़बैक ने भी करी थी। उसने भी हाचिनोसु को गवर्नमेंट एफिलिएटेड एरिया बनाने की कोशिश करी थी, बट ब्लैकबियर्ड ने ऐसा क्यों किया? देखो, इसके भी दो रीजंस हैं। पहला, ये एरिया था जिसे ज़बैक ने अपना बेस कैंप बनाया था, जो कि टीच का फादर था। सेकंड, ये वही आइलैंड था जहाँ रॉक्स पायरेट फॉर्म हुई थी, इसीलिए ब्लैकबियर्ड ने इस आइलैंड को चूज किया। बट ये इतना आसान नहीं था। उसे इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट के किसी बंदे की जरूरत थी। ऐसे में उसने कोबी की हेल्प ली ताकि उस पर अपनी बंदूक तान के वो गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलवा पाए एंड हाचिनोसु को नॉन गवर्नमेंट एफिलिएटेड एरिया बना सके। बट यहीं गार्फ फाइनली शो होता है एंड इन माय ओपिनियन कहीं ना कहीं टीच ने ये भी प्लान ही कर रखा था। ही नोज हीरो ऑफ गवर्नमेंट को बचाने के लिए गार्फ शो जरूर होगा, क्योंकि वही एक बंदा है जो एक एम्परर को संभाल सकता है। यहाँ से एक चीज और फाइनली रिवील होती है कि ज़बैक को मारने वाले दूसरे पर्सन को हराकर ब्लैक बियर्ड अपने डैड का बदला पूरा करे। बस ज़बैक का बचा सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसे पूरा करने के लिए ब्लैक बियर्ड को गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि उन सभी ताकतों को हराने की जरूरत है जो आज उसके सामने है। ब्लैक बियर्ड पहले ही दो जनों को साथ देकर उन्हें धोखा दे चुका है, लेकिन स्टिल वो गवर्नमेंट का साथ देना चाहता है। यही उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। जहाँ एक तरफ ईमू रेडी है ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए, वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार टीच मरीज को सपोर्ट करना चाहता है।
बट स्टिल ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि टीच ईमू को वो दे सकता है जो उसे कोई और नहीं दे सकता, एंड दैट इज़ पावर। उस पर 2 रूड पोनीग्लिफ के स्केचेस हैं एंड इवन उसकी पावर लूफी से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अब अगर ये सिनेरियो हुआ तो टीच का सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, एंड इवन ये भी पॉसिबल है कि ईमू की पावर्स को टीच कहीं अपना ना बना ले एंड पूरा ही गेम बदल कर लूफी वर्सेस टीच ना हो जाए। एंड इवन अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे तगड़े बंदे ईमू को हरा दे तो उसका सपना तो वैसे ही पूरा हो जाएगा एंड वो बन जाएगा किंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड इस तरह से वो अपने डैड ज़बैक के सपने को पूरा कर पाएगा। आई नो ये लास्ट का सिनेरियो मानना थोड़ा मुश्किल है, बस सोच कर ही देखो, ईमू के रहते वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एंड अगर वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा तो फिर वो किंग ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनेगा। अब तुम्हारी क्या राय है इस थ्योरी पर ज़रूर से बताना। एंड हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।